स्टूडेंट्स, आज आपका हम जो है फर्स्ट ईयर का क्लास लेंगे। इसमें बायो से जुड़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सब्जेक्ट बायो को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के। तो बायो जो एनसीईआरटी का पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत तो पहला लेसन चूज किया गया है, उसका नाम है जीव जगत, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम के नाम से जानते हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जीव जगत, जिसको इंग्लिश में लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम आपका है, इसमें जो जीव की बात की है, जीव जो है, जीव के अंतर्गत दो जीव आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। पहले नंबर पर आपके आते हैं प्लांट, जिसको पादप कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जंतु, जिसको एनिमल कहा जाता है। तो ये दोनों जीव जो है पादप और जंतु जीवों से जुड़े हैं, जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ और भी माइक्रोब्स आते हैं, जो सूक्ष्म जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। हिंदी में इनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है और इंग्लिश में माइक्रोब्स के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? वायरस प्लस बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया दो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो इस सूक्ष्म जीवों के, इसको भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही मानते हैं। इस प्रकार से जीव में पादप, बड़े में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे पादप है, सबसे उसके बाद जंतु है, और इनके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हमारे कुछ माइक्रोब्स आते हैं, जिसको वायरस और बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। अदर भी माइक्रोब्स हैं, जैसे नाइट्रोजन वायरस है, सल्फर वायरस है, तमाम ऐसे बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जीव जगत का जो टॉपिक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पहले इसको समझे आप। तो जीव के अंतर्गत पादप और जंतु आ गए। अब इसकी बात आती है कि ये जीव हमारे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। जीव की उत्पत्ति के बारे में बताया आपको कि जीवों की उत्पत्ति हमेशा नॉन लिविंग, जैसे आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही इस जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे? इसको बोलते हैं हिंदी में कोसरवेट्स, चट्टानी पत्थर। कोसरवेट्स चट्टानी चूर्ण पत्थर होते थे, जो पहले पानी में पाए जाते थे। इन चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा हमारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई, जो सूक्ष्म और ऋणविहीन होते थे। और ये बने किसके हैं कोसरवेट्स? ये हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ, उसके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस सल्फर और फास्फोरस, इस प्रकार के एलिमेंटों से मिलकर के ये पत्थरों का निर्माण हुआ था। और ये पत्थर पानी में पाए जाते थे और इन्हीं के द्वारा हमारे सूक्ष्म और ऋणविहीन जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति के बारे में ओपिनियन की भी कल्पना यही है कि कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा ही हमारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। और ये पत्थर और जीव दोनों कहाँ पाए जाते थे? पानी के अंदर। अब स्टार्टिंग होती है कि इन जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमने इतनी चीजों को जान लिया। अब इसके बाद बारी आती है कि इसका ज्ञान, नॉलेज, इससे जुड़ी नॉलेज और ज्ञान को कैसे हम बनाएं। तो नॉलेज और ज्ञान के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसकी उत्पत्ति को और भी गहराई से लिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ वर्गीकरण की प्रणालियां बनाई। वर्गीकरण, जो हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने कुछ इकाइयां बनाई। इसकी इकाइयों के तहत इनके जीवों को क्या किया गया? हर स्टेप बाय स्टेप जो है इसको वर्गीकृत किया गया। इस क्रम में पहले साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ये हमारे जो साइंटिस्ट थे, ये स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया? क्लासिफिकेशन बनाया
जीव तो सारे बन चुके थे। जीवों के बाद इन्होंने हर एक जीव को गहराई से जानने की चेष्टा की कि किस क्लास का है, इसका फाइलम क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है। इस चीज़ को जानने का उन्होंने प्रयास किया। उसके तहत इन्होंने क्लासिफिकेशन को चूज किया और क्लासिफिकेशन के द्वारा इन्होंने उस जीव को गहराई से अध्ययन करने की बात कही। इसमें वर्गीकरण का जो प्रथम इकाई है, यूनिट है, उसको उन्होंने जगत का नाम दिया। जगत, जिसको इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम किंगडम का नाम KINGDO। दूसरा इसकी जो वर्गीकरण की जो इकाई है उसको हमने संघ, जिसको हम इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, PHYLU। तीसरा है, तीसरी इसकी इकाई है क्लास, जिसको हम वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लास कहा जाता है। इसके बाद आता है गण, जिसको हम ऑर्डर का नाम देते हैं। उसके बाद कुल की बारी आती है, कुल को हम फैमिली का नाम देते हैं या फिर। उसके बाद जीनस यानी वंश, तो जीनस के नाम देते हैं। उसके बाद आती है जाति, को हम स्पीसीज का नाम देते हैं। इंग्लिश में जो है ये चीजें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये जितनी चीजें हैं। इस प्रकार से बच्चों देखा जाए तो ये 7 इकाइयां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसको तो हमने कॉमन मान लिया जगत को, क्योंकि इसमें 2 ही है, एनिमल्स और प्लांट। इसके अंतर्गत इसको कॉमन, उसके बाद ये इसकी बारी आती है संघ। इसमें आपको कॉमन की बात नहीं आती, हर संघ जीवों के अलग अलग हैं। इस आधार पर इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हम फाइलम को मान लेते हैं और छोटी इकाई सबसे जो है जाति, स्पीसीज के नाम पे। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। कैरोलस लिनियर ने जो वर्गीकरण की प्रणाली बनाई, उस वर्गीकरण प्रणाली में 7 इकाइयां इन्होंने बनाई। इन 7 इकाइयों की सबसे बड़ी इकाई संघ है और संघ के बाद लास्ट इकाई इनकी जाति हो जाती है, जिसको हम स्पीसीज का नाम देते हैं। इस प्रकार से बच्चों हर जीव का अपना एक अलग संघ होता है और उसी के आधार पर उसके वंश और जाति को बनाया जाता है। इस आधार पर कैरोलस लिनियस ने कुछ चीजें बनाई और चीजों को बना करके उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक जिसका नाम था सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम था। इस नेचुरी इन्होंने सन इसको 1758 1758 में किताब को लिखा था, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। और एक इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी थी, इसका नाम था जेनरा प्लांटेरम। तो जेनरा प्लांटेरम भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और दूसरी पुस्तक सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। इसमें इन्होंने सारी चीज़ों को अपने कहते हैं सारी चीज़ों को एक विस्तृत रूप में डिस्क्रिप्शन इसका दिया और जिसके द्वारा इनको आज हम याद करते हैं। तो कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकरण प्रणाली के सबसे प्रथम जो है साइंटिस्ट थे। दूसरे नंबर पर हमारे साइंटिस्ट और आते हैं, फर्स्ट ईयर में बुक में दिया भी है, जिसका नाम है R.H. व्हिटेकर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर भी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी जीव प्रणाली जीव पद्धति के नाम से बनाई। जीव पद्धति, जीव पद्धति, इस पद्धति को उन्होंने नाम दिया, जीव पद्धति को उन्होंने 5 जगतों में डिवाइड किया। इनका नाम था R.H. व्हिटेकर, VHITKER। 1969 में R.H. व्हिटेकर ने जीवों को लेकर के एक प्रणाली बनाई थी, वर्गीकरण प्रणाली। इस प्रणाली को उन्होंने नाम क्या दिया था, 5 जगत पद्धति। 5 जगत पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत उन्होंने 5 जगत बनाए। पहला जगत का नाम था जगत मोनेरा, उन्होंने पहले नाम दिया जगत मोनेरा। दूसरे जगत को उन्होंने नाम दे दिया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा उन्होंने बनाया फंजाई, फंजाई। चौथे को उन्होंने नाम दिया प्लांटी, जिसको पादप कहते हैं।
और चौथे को उन्होंने एनीमिलिया या जंतु का नाम किया। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया, वर्ल्ड के जितने भी हमारे जीव थे सारे जीवों को उन्होंने 5 जगतों के अंतर्गत ही डिवाइड किया, 5 जगत बनाकर। इसलिए इस 5 जगत पद्धति को एक सिस्टम के तहत उन्होंने नाम भी दे दिया, परिभाषा के अंतर्गत भी दिया, क्या नाम है, 5 जगत पद्धति। कब बनाया उन्होंने 5 जगत पद्धति? 1969 में, 1969 में इस प्रणाली को उन्होंने विकसित किया। अब आप कह सकते हैं कि जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो जगत मोनेरा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म हो, जिसको आप नग्न आंखों से देख न सके, ऐसे जीवों को उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रखा। और इस मोनेरा जगत को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग है आर्की बैक्टीरिया, हो गया। दूसरा नाम उन्होंने दिया था यू बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों ही इस कदर सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स हैं जिनको आपको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं, और इसको देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसे जीवों को उन्होंने जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा। अब इसमें कुछ ऐसे भी जीव थे जो कीमोसिंथेटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक्स हैं, नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना भोजन बना लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत यही से ही जीव आते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, 5 इसके खंड किए। इसमें आपका अमीबाइड नंबर है, अमीबाइड के बाद यूग्लिडाइड आता है, अपोंग कवक आते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे भाग हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें इस प्रकार से प्रोटोजोन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हाँ ठीक है बच्चों, देखिए तो हम बता रहे थे कैरोलस लिनियस के बारे में। कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, स्वीडन देश के रहने वाले थे, उन्होंने नाम मैं लिख दे रहा हूं पर कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली को नाम उन्होंने दिया था वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहली इकाई अमेरिकन की 7 इकाइयां बनाकर जिन्होंने जीवों को क्लासिफाइड किया, और इसके अंतर्गत इन्होंने पहला जो है नाम बनाया, का नाम था जगत, दूसरा संघ, तीसरा वर्ग, चौथा गण, पांचवा कुल, छठा वंश और एक जाति। इस प्रकार से देखा जाए बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 7 इकाइयां हैं बनाई गई। इस जगत को इंग्लिश में कहते हैं किंगडम, KINGDOM, इसको कहते हैं फाइलम, SYLUM, जो कहते हैं क्लास, इसको कहते हैं ऑर्डर, ORDER, इसको कहते हैं फैमिली, FAMILY, इसको कहते हैं जीनस, और इसको कहते हैं स्पीशीज, SPECIES। इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको यूनिट है, जिसको हम संघ का नाम, क्योंकि जगत को नहीं माना गया। जगत क्यों नहीं माना गया? जगत कॉमन्स में आता है। जगत कहता है 2 ही है, फादर जगत, तो कॉमन ले लिया, दोनों ही जीव से रिलेटेड है, जो कॉमन लेकर के इसके बाद की इकाई जो संघ होती है, इसलिए इस संघ को ही हम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई माने। और इसके बाद लास्ट में आते हैं जाति। तो जाति क्या हो गई? वर्गीकरण की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई। और बिगेस्ट यूनिट्स किसकी हो गई? संघ की हो गई। तो इस प्रकार से इन्होंने हर जीव को इस तरीके से वर्गीकृत। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव की बात करो, मानव, तो
मानव को ये सभी जानते हैं कि मानव के पूर्वज कौन थे? बंदर और परमाणुस थे। तो बंदर और परमाणुस से जन्मे ये मानव जो इनको आधुनिक मानव कहा गया। इस आधुनिक मानव को ने भी बहुत स्टेप साइज रहा तब जाके आधुनिक मानव बने, आदि मानव से आधुनिक मानव है। तो इनको भी एक बिगेस्ट क्या कहते हैं सबसे वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान जीव के नाते इनको भी क्लासिफाइड किया गया। तो उनको क्लासिफाइड करने के लिए क्या इनका जगत क्या माना गया? जगत प्राणी, जिसको एनिमिलिया का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर संघ आता है। इस मानव का संघ क्या हो जाएगा? कशेरुकी। कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद अगर इसके वर्ग की बात करते हैं तो ये वर्ग कैसा है? स्तनधारी, इसको मैमेलिया कहते हैं। स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। गण किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हमारे बंदर और परमाणु, इसको हम प्राइमेट्स की संज्ञा दी है, प्राइमेट्स हो गया। इसके बाद बारी आती है कुल की। तो कुल इसका क्या है? किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फैमिली से क्या है? होमोनिडी। होमोनिडी की फैमिली से बिलोंग करता है। वंश क्या है मानव का? होमो, जिसको होमो का नाम देते हैं। और इसकी जाति क्या है? जाति को हम बोलते हैं सैम्पियंस। सैम्पियंस। तो इस प्रकार से मानव में जगत प्राणी, संघ कशेरुकी, वर्ग स्तनधारी, गण प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जात सैम्पियंस। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे जीवों को अलग अलग तरीके से मैंने अलग संघ उसका होगा, अलग वर्ग होगा, गण होगा, तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके हर जीव को क्लासिफाइड किया। तो इस प्रकार से बच्चों ने कैरोलिनियस ने साइंटिस्ट ने क्या किया? वर्गीकरण के द्वारा लगभग अधिकांश चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो सारे जीवों को क्लासिफाइड करके उसको अध्ययन को सुगम और सरल बना दिया। इसी क्रम में दूसरे वाले साइंटिस्ट है, इसका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। इनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। फर्स्ट ईयर की बुक में आपने देखा भी होगा कि आर.एच. व्हिटेकर 1969 में एक ऐसे जगत प्रणाली को बनाया था जिस जगत प्रणाली को नाम इन्होंने दिया था 5 जगत पद्धति। 5 जगत पद्धति का नाम दे करके इन्होंने 5 जगत पद्धति भूल गया हूं, जगत पद्धति 5 जगत पद्धति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? सारे वर्ल्ड के जीवों को 5 जगत के अंतर्गत ही डिवाइड किया, बांटा 5 जगतों में। इस आधार पर सिस्टम को उन्होंने 5 जगत पद्धति का नाम दिया था। और कब किया था? तो 1969 यानी 1969। अब बारी आती है बच्चों कि 5 जगत पद्धति है क्या? तो 5 जगत पद्धति में जो पहला जगत है इसको किंगडम कहा जाता है। इसमें नाम है मोनेरा। मोनेरा का बच्चों ने नाम सुना होगा। मोनेरा ऐसे क्यों? मोनेरा के अंतर्गत कुछ ऐसे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव आते हैं जिसको उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रखा। जैसे आपने सल्फर बैक्टीरिया का नाम होगा, फास्फोरस बैक्टीरिया है, कार्बन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, कुछ अन्य वायरस और बैक्टीरिया अदर भी है। तो सभी को लेकर उन्होंने जगत मोनेरा के चूज कर लिया। अब इस जगत मोनेरा को इन्होंने क्या किया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। एक का नाम उन्होंने आर्की कर दिया और दूसरे का नाम उन्होंने यू बैक्टीरिया कर दिया। तो ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आ गया। अब जगत नंबर 2 की बात करते हैं तो आपका है जगत नंबर 9 प्रोटिस्टा। जगत नंबर 3 आपका आ जाता है फंजाई। और जगत नंबर 4 क्या आपका है? प्लांटी। और जगत नंबर 5 आपका आता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एनिमिलिया और हिंदी में कहते हैं जंतु। तो इस प्रकार से आज व्हिटेकर ने जो है 5 जगत प्रणाली बना करके सारे वर्ल्ड के जीवों को 5 जगत बना के अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। इसी क्रम में एक साइंटिस्ट होता है डोमेन। डोमेन ने क्या किया? सारे जीवों को वर्ल्ड के 2 ही वर्ग में डिवाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से अलग अलग साइंटिफिक कार्ल लुईस का भी सिस्टम है, डोमेन का है। ये सब किताबों में नहीं दिया, आपकी पुरानी किताबों में देता था। आज जो आपके सिलेबस में है वो है स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलिनियस और आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने ही 2 सिस्टम प्रणाली बना करके
तो ये लोग काफ़ी फेमस रहे हैं, इसलिए इन लोगों का नाम अक्सर किताबों में दिया भी गया। पुराने किताबों में थे और आज की NCERT पैटर्न ने भी इनके नाम को चूज करके इसमें बनाया, बच्चे इनको जाने समझे। तो इस प्रकार से जीवों को अलग अलग तरह में डिवाइड करके इन्होंने क्लासिफाइड करके उसको अध्ययन को सुगम और सरल बना दिया। अब बारी आती है कि ये जीव बने कैसे, तो जीवों की उत्पत्ति नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुई, जिसको हमने बताया भी और फिर इनकी कल्पना भी है, कोसरपेट चट्टानी चूर्ण पत्थर, जिसके द्वारा जीवों को वर्गीकृत कर डाला। इस प्रकार से, और ये किसके बने हुए थे, अकार्बनिक पदार्थों, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह तमाम तत्व थे। इन्हीं से मिलकर कोसरपेट चट्टानी चूर्ण पत्थर बने और चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा ही लिविंग ऑर्गेनिज्मों ने जन्म लिए, जो किस रूप में थे, सूक्ष्म और ऋणविहीन जीवों के। इसलिए बच्चों NCERT पैटर्न ने पहले जो अपना टॉपिक दिया है जीव जगत का, तो पहले तो बच्चों ये जानिए जीव है क्या। तो जीव हमने बताया आपको जंतु और पादप, दो प्रकार के वो जीव होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु में क्या अंतर है। तो बच्चों सभी जानते हैं कि पादप जितने भी होते हैं लगभग क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, जबकि जंतु जितने भी हैं वो परपोषी होते हैं, सभी जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन इस आधार पर पौधों में जो वृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि जंतु में ग्रोथ लिमिट में होती है, इसके बाद समाप्त हो जाती है ग्रोथ बढ़ना, डेड हो जाता है जंतु और भी मर जाता है। जब आप जो नेक्स्ट करते हैं तो पादप क्या है, पादप चल फिर नहीं सकते हैं, जंतु चल फिर सकते हैं। मूवमेंट्स की क्रिया पादपों में नहीं होती, लेकिन ये जंतुओं में होती है। मूवमेंट्स के लिए अलग अलग उस जंतु के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स बने होते हैं, जिसके द्वारा मूवमेंट्स वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे केचुआ में पैरापोडियस होते हैं, हमारे आपके शरीर में चलने के लिए लेग्स है ना। तो इस प्रकार से हर जीवों के अंदर जो होते हैं, अब देखिए यूग्लिना है, यूग्लिना में फ्लैजला होते हैं, पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं, अमीबा में सूडोपोडियम होते हैं। इस प्रकार से हर जीव में अलग अलग लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं, जिसके द्वारा वो मूवमेंट्स करता रहता है। तो बच्चों इस प्रकार से देखा जाए तो हर जीव को गहराई से अगर उसकी हम डीपली तौर पर उसका अध्ययन करेंगे तो हमको क्लासिफिकेशन के तहत जाना पड़ेगा, तभी उसको डीपली अध्ययन हम कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इन्होंने कैरोलिनियस और विटकर ने अपने सिस्टम के द्वारा, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा जीवों को अलग अलग वर्गीकृत कर डाला। तो इस प्रकार से जीवों का अध्ययन सुगम और सरल भी हो गया और हमको जानने में इसको आसानी भी हो गई। इस प्रकार से इस क्रम में आपको हम बताएं, बाकी नेक्स्ट टाइम में कुछ अगला टॉपिक आपको बताएंगे, जिसमें प्लांट जगत और एनिमल जगत के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये दोनों जगत है क्या, अलग अलग प्रकार करेंगे हम। बाकी आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे हम मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ, इसमें आपको हम नई नई चीज़ें बताएंगे। थैंक्स ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज आपको हम इंटर के एक लेसन पुष्पी पादपों में जन्म के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका डिटेल आप देखेंगे। तो क्लास 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा एक लेसन है, इसका नाम है पुष्पी पादपों में जन्म। पुष्पी पादपों में जन्म, ये इंटर का इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का एक सिलेबस है, ये पार्ट का, उसी सिलेबस को हम लिए हैं, पुष्पी पादपों में जन्म। तो स्टूडेंट देखिए, पुष्पी वर्ड जो है आपका, जैसे कि इसमें ऐसे प्लांट जिसके अंदर पुष्प होते हो या पुष्प है तो उसी के हिसाब से उसमें फल होंगे, फल है तो उसी के बीज होंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी प्लांट में फल की उत्पत्ति उसके पुष्पों से होता है। क्योंकि पुष्प क्या होते हैं, उस पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो क्या बोलते हैं पुष्प को, किसी भी पौधे का कोई पुष्प हो या फ्लावर हो
उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसके, उसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी इसको हिंदी में जननांग कहा जाता है किसी पुष्प में। अब अधिकतर पौधे ये होते हैं कि सारे पुष्प जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, तो उसी आधार पर हर पुष्प के अंदर क्या होते हैं, मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल ऑर्गन भी होते हैं। तो मेल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए इस प्रकार से, ये मेल का हो गया और फीमेल के हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, समझेंगे। तो मेल पुष्प तो इस प्रकार से इसके मेल को और इसके पुष्प अगर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाता है इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, इसको हम बाइसेक्सुअली मार्क बोलते हैं, इसको हम बाइसेक्सुअल मार्क कहते हैं। तो हर पुष्प लगभग होते हैं बाइसेक्सुअल ही होते हैं, कुछ हैं जो यूनिसेक्सुअल है, बाकी तो बाइसेक्सुअल, इसको द्विलिंगी कहा जाता है। तो ये जो जन्म तो ये आपको बताया पुष्पी पादपों में, तो यही पुष्पों का ही जन्म इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब पुष्पी पादपों का जब जन्म होता है मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन के द्वारा, तो इसके द्वारा क्या होता है, जो पुष्प का जो फीमेल होता है उसका ओयूल यानी अंडक जिसको कह सकते हैं वो निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद ही वो अंडक क्या होता है, एक फल में मेच्योर हो जाता है, यानी उसको फर्टिलाइज हम ओयूल को क्या बोल सकते हैं, उसको फल को क्या फ्रूट कहा जाता है, उसको हम फ्रूट्स का संज्ञा देते हैं, यानी निषेचित अंडी क्या प्रकार का फल है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। तब देखिए अब इस प्रकार से पुष्पों के भाग की बात करते हैं, पुष्प के भाग। तो पुष्प के जो भाग होते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, ये पुष्प के भाग मुख्य 4 होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है वाह दल, इसको हिंदी में हम वाह दल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कैलिक्स कहा जाता है। नंबर 2 आपका है दलपुंज, इसको हम कोरोला का नाम देते हैं, कोरोला। तीसरा जो पार्ट होता है पुष्प का उसको हम वही बताए थे आपको, उसका नाम है पुमंग, इसको इंग्लिश में एंडोसियम कहते हैं, DOECI। चौथा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जायन, यही पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसको हम गाइनोसियम, GYNOECI गाइनोसियम का नाम देते हैं। तो बच्चों कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, ये 4 ऐसे पार्ट पुष्प के होते हैं, फ्लावर के होते हैं। इसी फ्लावर में 2 ऐसे पार्ट हैं जो सबसे अहम यानी मुख्य पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं, जो हमारे ये 2 पार्ट क्या है, उमंग होता है, यही जनन की क्रिया को कराते हैं पुष्पों में। इसी बेस के आधार पर इसका नाम किया गया पुष्पी पादपों में जनन। तो ये आप देखेंगे किसी पुष्प के अंदर जो वादल होते हैं वो टोटली हरे होते हैं, नीचे जैसे पंखुड़ियां अटैच होती हैं, और जो पंखुड़ियां होती है उसको दलपुंज कहते हैं। उस पंखुड़ियों के अंदर साइड में आप जाइए तो कुछ उमंग आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद निचले टिप में आप आइए वो उसके तो जायांग कहा जाए, उसको हम गाइनोसियम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये पुष्प के भाग जो मेन है 4, इसमें 2 मेन होते हैं, उमंग और जायांग। अब इन्हीं के माध्यम से जनन की जो जनन रिप्रोडक्शन की जो हमने बात की है, ये जनन की क्रिया पुष्पों में होती है। तो अब देखिए यहाँ पर पुमंग की बात हम करते हैं, तो पुमंग ये आपका जो है पुमंग, जिसको हम एंडोसियम कहते हैं, इस पुमंग के मेन अगर देखे जाए तो मेन 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन होंगे पुमंग के? पहला आपका होता है पराग नली, दूसरा होता है परागकोश, और तीसरा होता है परागकण। ये 3 ऐसे पार्ट होते हैं जो पुमंग के होते हैं। अब कहेंगे ये क्या है, इसको देखिए, सपोज दैट मान लीजिए ये आप देखिए, ये आपकी ये बेस है आपका, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुकेंसर कहते हैं, पुकेंसर। इस पुकेंसर से ये एक पराग नली निकल के आती है और निकल करके आगे एक चैम्बर जैसा रूप बना लेती है, इस प्रकार देखा है, ये चैम्बर जैसा रूप बन जाता है, ये डबल लेयर की होती है। और इसको क्या होता है, इसको कहते हैं, ये पार्ट जो आपका है पराग नली का है, और ये पार्ट टोटली हो जाता है परागकोश का।
इस परागकोश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे 4 पालियों में डिवाइड होता है। इसकी 4 पालियां होती हैं और 4 पालियों में छोटे छोटे तमाम में से पॉलन ग्रेन जिसको परागकण कहते हैं पाए जाते हैं। अब यही परागकण जब मेच्योर हो जाते हैं, क्या नाम है, मेच्योर हो जाते हैं, तो ये पराग वाला चैम्बर जो था फट जाता है और इसके फटने से जितने भी परागकण होते हैं वो सभी बाहर की तरफ इस प्रकार से आ जाते हैं। हर एक परागकण देखिए समांतर की तरफ धागा होता है, ऐसे होता है, ऐसे ये बात है इस प्रकार से डाउन रहता है। तो ये उड़ते हुए जाते कहाँ है? गाइनोसियम के पार्ट, जिसको हम जायान कहते हैं। गाइनोसियम का जो कुछ फिगर इस टाइप का होता है, देखिए ये देखिए इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, इस प्रकार से जाता है और ये नीचे घड़ा जैसा शेप बन जाता है ऐसे, इस प्रकार से। और इस शेप के बाद इसमें एक और लेयर बन के ऐसे आ जाता है, ये ऐसे ऐसे चला जाता है ना। ये थोड़ा संदर्भ होता है और इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे एक से लगा करके 9 तक के अंडक, जिसको ओव्यूल्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं। अब जब कोई पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ इसका इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा यानी वर्तिका, इसको हम नाम दे देते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। इसका नाम क्या है? इसको हम अंडाशय का नाम देते हैं। तो कोई इसमें, अब इसी अंडाशय के अंदर छोटे छोटे अंडक यानी 1 से 9 तक के अंडक होते हैं, हर प्लांटों का अलग अलग, टोटल मैक्सिमम 1 से लेकर 9। अब कोई पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ यदि स्टिग्मा के करीब आता है तो ये क्या करता है? पॉलन जर्मिनेट करता है, तत्काल गायब नहीं जाता है, जर्मिनेट करता है। और जर्मिनेट करने के बाद इसका जो शेप साइज होता है इसका, ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, ऐसे बन जाता है और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ट्यूब जैसा जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये जो है, ये देख रहे हैं, इस प्रकार से बन जाता है। तो ये फिर ये स्टिग्मा का पार्ट हट करके सीधे गिरता हुआ यहाँ चलाता है और ये अंडक को फ्यूज कर देता है। और फ्यूज करने से ये अंडक क्या होता है? निषेचित फर्टिलाइज कहलाता है। और फर्टिलाइज यही क्या करता है कि नए रूट्स को जन्म देता है। कहते हैं कि निषेचित अंडे एक फल है, तो वो चीज यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है? जब गेहूं निषेचित होता है, ये सारे पार्ट जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, उससे आपका यह पार्ट बच जाता है, यही फूला हुआ भाग या निषेचित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसी को बोलते हैं पुष्पी पादपों में जन्म। अब देखिए, अब ये जो सारी अभी बताया आपको हूं कि इसके अंदर परागनली है, परागकोश है, परागकण है, ये सारी चीजें इस पुमंग के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे बताया कि स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओवरी के वर्तिका और ये किसके पार्ट है? ये मादा के हैं। मादा वाला भाग उसको जायान कहते हैं, जायान लिख देता हूं मैं, जायान पार्ट। ये जायान मादा वाला जो भाग होता है इसके 3 पार्ट है। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा नंबर आपका है वर्तिका का और तीसरा नंबर है अंडाशय का। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 3 पार्ट इसके अंदर जो होते हैं और मेन जो होता है ये ओवरी अंडाशय और इसका ये होता है परागकण। इन्हीं 2 चीजों के द्वारा फ्यूजन की क्रिया होती है जिससे अंड निषेचित होकर के एक परिपक्व फल को जन्म देता है। ऐसा गुड, ओके। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो इसके अंतर्गत 2 चीजें बनती है। पहला नंबर है